हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, एजुकेशन कैसे उसमें काम कर सकता है, ये क्या होता है, इन डिटेल हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स हैं। सॉरी, यहाँ पे 7th लिखा है लेकिन ये 12 स्केड्यूल्स हैं। और जो 7th स्केड्यूल है आर्टिकल 246 में, वो बात करता है जो पावर है उसको यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करने की। यूनियन गवर्नमेंट कौन हो गई? यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में जो हमारे सेंटर में पावर है वो कौन है? बीजेपी है। और दिल्ली एज अ स्टेट, वहाँ पे कौन सी पावर है? आम आदमी पार्टी की पावर है। तो सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों मिल के काम करेंगे, ऐसा 7 स्केड्यूल कहता है। पहले कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसके बाद स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट लेकर हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि सिर्फ लोअर कोर्ट्स की बात करता है। तो यहाँ पे बस हमने यही पढ़ना है कि एजुकेशन को क्या फ़ायदा हुआ, क्यों हमने स्टेट में से निकाल कर उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। तो एक चार्ट हम देखते हैं, उसके ज़रिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप की लिस्ट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट्स थे और अब उसमें 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में 66 थे और आज की डेट में 61 हो गए हैं। यहाँ से हमने स्टेट लिस्ट में से हमने 5 सब्जेक्ट लिए और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए हैं। पहले कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे और आज की डेट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट आया कहाँ से है और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है। तो इंडिया ने कॉन्करेंट लिस्ट को बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट्स इस लिस्ट के अंडर आ रहे हैं उसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बनाएंगी। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय सेंटर विल प्रिवेल। यानी कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों गवर्नमेंट किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंचती हैं, तो जो भी लॉ सेंटर ने बनाया है उसको मान्यता प्राप्त होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही काम चलेगा। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन को क्या फ़ायदा हुआ है, एजुकेशन को क्यों हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आ ही जाते हैं एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। तो सबसे पहले, टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स, फॉर बेटर डिसिप्लिन, फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम सेंटर, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, टू क्रिएट इक्वालिटेरियन पॉलिसी। तो इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले ये नोटिस हुआ कि स्टेट जो है उसको सेंटर पैसा तो देता है, लेकिन स्टेट उस पैसे को एजुकेशन में लगाने की बजाय वो अपने पास रख लेता है या अपने किसी और काम लेता है। तो एक तरह से करप्शन हमने नोटिस करा। इसीलिए हमने, पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमने इसी वजह से एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, ताकि स्टेट को हम अकाउंटेबल बना सके कि आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया है, इसके लिए हम उसको अकाउंटेबल बना सके। क्वालिटी लीडरशिप इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, ग्रांट्स एंड सुपरविजन्स। तो डायरेक्शन देगा सेंटर और सुपरविजन देगा स्टेट को, ताकि कोई भी मिसयूज़ ना हो सके किसी भी ग्रांट का। ग्रांट मतलब जो भी रिसोर्सेज हम दे रहे हैं सेंटर को, उसका मिसयूज़ ना हो सके।
टू मेंटेन इक्वालिटी, मतलब कि हमने स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। एजुकेशन सिस्टम शुड बी सेम ऑल अक्रॉस इंडिया। दिस इंश्योर्स दैट सेम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज़ फॉलोड, दैट इज़ 10+2+3, 10+2 यानी कि हमारा 12th हो गया और 3 साल हमारी ग्रेजुएशन हो गई। यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जाता है, लेकिन इसकी बजाय पूरे इंडिया में एक ही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, रिसर्च विल एडवांस, रिसर्च करवाई जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि हेल्प करेगा एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए। Central government has the power to overrule the decision of the state government. In case of any disagreement, the power is given to सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर बेटर डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो स्टेट के अंदर, तो जो भी डिसीजन सेंटर बोलेगा उसी डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। जब एजुकेशन को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला तो सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। सेंटर इंश्योर करेगा कि जो भी पॉलिसीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करनी है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, यानी कि डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। हर एक सिटीज़न को और हर एक सोसाइटी को वो इक्वल मानता है। तो स्टेट जो है वो लोकल नीड्स को अच्छे से जानता है, तो हर एक स्टेट क्या करेगी, अपनी अपनी नीड्स बताएगी, उसके अकॉर्डिंग हम एजुकेशन में चेंजेस लाएंगे। तो इसीलिए इक्वालिटेरियन पॉलिसीज़ बनाने में स्टेट हमारी हेल्प करेगा। जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है जब एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो स्टेट्स क्या चाहती थी, स्टेट्स एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में ही वापस लाना चाहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये तो एक स्टेट का मैटर है, सेंटर इसमें इंटरफेयर करके क्या करेगा, उसको तो पता भी नहीं है कि मेरी स्टेट की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसका तो मेरे काम में दखल अंदाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ ने कहा कि जब एजुकेशन सेंटर से कंट्रोल होगी तो जो लोकल नीड्स है स्टेट की वो नहीं ये मतलब कि वो नीड्स पूरी नहीं हो सकती हैं अगर सेंटर इंटरफेयर करेगा हमारे कामों में। फिर स्टेट्स ने ये भी बोला कि ओवर कंट्रोलिंग नेचर जो होता है सेंटर का, वो एक इशू बनेगा हम लोगों के लिए और हमारे लिए बर्डन बनेगा, क्योंकि हमें पेपर वर्क भी कंप्लीट करने हैं और हमने पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट करनी है, तो हम ओवर बर्डन हो जाएंगे। उसके बाद बोला गया कि हम शायद अगर सेंटर हमें बार बार करेगा तो डिले हो जाएगा पॉलिसीज़, फंड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने में, क्योंकि हमें हर एक काम की परमिशन किससे लेनी है, जाके सेंटर से लेनी है, तो उसका प्रोसीजर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमें हर काम करने में देर होगी। उसके बाद लास्ट में ये बोला गया कि फंडिंग एक इशू हो सकता है। जैसे कि हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेंगे कि आज की डेट में सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और स्टेट में, दिल्ली स्टेट में आम आदमी पार्टी है, तो दोनों ही पार्टीज़ अलग अलग हैं, तो फंडिंग भी एक इशू बन सकता है आगे की डेट में कि अगर उस पार्टी को, दूसरी पार्टी को, मतलब अगर बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाना तो वो फंडिंग ही नहीं देगा, तो एजुकेशन अच्छी नहीं होगी यहाँ की। तो ये भी हो सकता है कि फंडिंग एक इशू हो जाएगा। होप करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।